नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। हमारी आज की लीड स्टोरी है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले गाजा को लेकर एक योजना की पेशकश की थी और कहा था कि वो गाजा को मध्य पूर्व का रिवेरा यानी कि छुट्टी मनाने की खूबसूरत जगह बनाना चाहते हैं। अब ट्रंप ने गाजा को लेकर जो एआई वीडियो शेयर किया है उसके खिलाफ अमेरिका से लेकर पश्चिमी एशिया तक आवाज उठ रही है, निंदा की जा रही है। पिछले 2 सालों में गाजा में करीब 48,000 लोग मारे गए हैं और इस वीडियो में गाजा को एक रिवियरा के तौर पे दिखाया गया है। एआई जनरेटेड इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस है। कुछ ऑनलाइन यूजर्स इसे कंफ्यूजन बढ़ाने वाला बता रहे हैं, कुछ लोग इसे राजनीतिक व्यंग्य मानकर ट्रोलिंग का दिलचस्प तरीका बता रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये गाजा की तबाही का मजाक है? देखिए ये रिपोर्ट। ट्रंप की पहली कैबिनेट बैठक में छाए रहे हैं एलॉन मस्क और साथ ही दिखाएंगे इजराइल की कैद से छूटे फिलिस्तीनियों का शानदार स्वागत हुआ है। साथ साथ न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी की वजह से ढह गया है फायर हाउस और ऑस्कर विनर मशहूर एक्टर जीन हैकमैन और उनकी पत्नी की मौत से चौंक गया है हॉलीवुड। सबसे पहले आज की लीड स्टोरी। ट्रंप ने पहले गाजा को लेकर एक योजना पेशकश की थी और कहा था कि वो गाजा को मध्य पूर्व का रिवेरा यानी कि छुट्टी मनाने की खूबसूरत जगह बनाना चाहते हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर जो एआई वीडियो शेयर किया है उसके खिलाफ अमेरिका से लेकर पश्चिमी एशिया तक आवाजें उठ रही हैं, उसकी निंदा की जा रही है क्योंकि पिछले 2 सालों में यहाँ करीब 48,000 लोग मारे गए हैं और ये जो वीडियो है उसे लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस है। कुछ कहते हैं कि कंफ्यूजन बढ़ाने वाला है ये वीडियो, कुछ कह रहे हैं कि राजनीतिक व्यंग्य है और ट्रोलिंग का दिलचस्प तरीका, क्योंकि यहाँ पर गाजा को एक फैंटेसी लैंड दिखाया जा रहा है। क्या ये गाजा की तबाही का मजाक है? देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ गाजा में भारी तबाही और दूसरी तरफ गाजा में ऊंची ऊंची इमारतें और चमचमाती कारों की फैंटेसी दुनिया। मौत और तबाही के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नजर अब गाजा पर टिकी है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ अकाउंट पर एक एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया है जिसमें युद्ध से तबाह गाजा को एक टूरिस्ट प्लेस में बदलता दिखाया गया है। वीडियो की शुरुआत जंग से तबाह हुए गाजा की तस्वीर से होती है, भूख से तड़पते बच्चे और तबाही का मंजर, और फिर एकदम चमचमाता हुआ ट्रंप गाजा। ट्रंप प्लाजा की तर्ज पर ट्रंप गाजा, जो एक बीच रिजॉर्ट है जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चमचमाती टेस्ला कारें हैं, पब और नाइट क्लब हैं। ये है ट्रंप की कल्पना का गाजा। हकीकत में तबाही और विध्वंस झेलता गाजा एआई की दुनिया में पब, नाइट क्लब और रिजॉर्ट से पटा पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप के सोने की प्रतिमा और एलॉन मस्क हमस खाते हुए और पैसे लुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाजा के बीच पर ट्रंप इजराइल के पीएम नेतन्याहू के साथ ड्रिंक्स का लुत्फ उठा रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने गाजा को लेकर अपना प्लान साझा किया और कहा कि वो इसे मिडिल ईस्ट का रिवियरा बनाना चाहते हैं। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job. Do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. गाजा को लेकर ट्रंप की एआई फैंटेसी की कड़ी आलोचना हो रही है। हमास के प्रवक्ता बसम नईम ने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिन विचारों का प्रस्ताव दे रहे हैं वो हमारी संस्कृति और लोगों के हित में नहीं है। गाजा के लोग अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी जेल के अंदर सफल नहीं हो सकता। हम जेल की स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, जेल और जेलर से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
अमेरिका में डेमोक्रेट्स ने भी ट्रंप के इस वीडियो को शेयर करने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गाजा को रिजॉर्ट में बदलने वाला AI वीडियो जारी कर ट्रंप ने राष्ट्रपति पद को अपमानित किया है। साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता को और मुश्किल बना दिया है। गाजा पर पहले ट्रंप का बयान और अब ये AI वीडियो, क्या ये गाजा की तबाही और मलबे के साथ मजाक नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक भी की है, बिल्कुल ट्रंप स्टाइल में। इलॉन मस्क की बुराई करने वालों की जगह नहीं, ये ऐलान हुआ। और यूरोप पर 25% टैरिफ की भी घोषणा हुई, जिससे यूरोप में स्टॉक्स गिरे। लेकिन अमेरिकी लोगों की मुसीबत भी कम नहीं हुई है। नौकरियां जाएंगी और संस्थाओं में अभी छटनी की तलवार लटक रही है। That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. राष्ट्रपति पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक की और बिल्कुल ट्रंप अंदाज में। इस बैठक में छाए रहे डॉज प्रमुख अरबपति कारोबारी इलॉन मस्क। पहली कैबिनेट बैठक में ये साफ हो गया कि इलॉन मस्क ट्रंप के सबसे पावरफुल सलाहकार हैं। ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कौन कौन इलॉन मस्क को पसंद नहीं करता, और साथ ही ये भी कह डाला कि जो पसंद नहीं करता उसे निकाल देंगे। कैबिनेट बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि कनाडा और मेक्सिको पर लगने वाला टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हो जाएगा। साथ ही यूरोपियन यूनियन पर 25% टैरिफ की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने हमारा बहुत फायदा उठाया है, वो हमारी कारों और कृषि उत्पादों तक को इजाजत नहीं देते। We have made a decision. We'll be announcing it very soon, and it'll be 25%, generally speaking, and that'll be on cars and all other things. And European Union is a different case than Canada, different kind of case. They've really taken advantage of us in a different way. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president. बैठक में कॉस्ट कटिंग का मुद्दा भी छाया रहा। इलॉन मस्क ने कहा कि डॉज के बिना अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। हम राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, पर ये काम हम जारी रखेंगे। We spend a lot on the Defense Department, but we're spending like over $1 trillion on interest. If this continues, the country will become de facto bankrupt. It's not an optional thing; it is an essential thing. That's the reason I'm here, and taking a lot of flack and getting a lot of death threats. By the way, I mean, I'm like stack them up, you know. But if we don't do this, America will go bankrupt. That's why it has to be done. ट्रंप ने कॉस्ट कटिंग के लिए किए जा रहे इलॉन मस्क के काम का समर्थन किया, नौकरियों में और ज्यादा कटौती के आदेश दिए, साथ ही एजेंसियों से स्टाफ को कम करने के लिए 13 मार्च तक प्लान मांगा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले कारोबारी हैं और फिर राष्ट्रपति। उनके कूटनीतिक फैसले आर्थिक नफा नुकसान पर टिके हैं। वो यूक्रेन को यूं ही अमेरिकी मदद नहीं देना चाहते और अब बदले में यूक्रेन से खनिजों का खजाना खोलने की मांग की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप खनिजों के बदले यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देंगे। अमेरिका और यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद शुक्रवार को समाप्त हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप से एक अहम मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान जो समझौता होगा उसे यूक्रेन के बेशकीमती खनिज भंडार अमेरिका के लिए खुल जाएंगे। ट्रंप ने ये साफ कहा था कि अगर यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद चाहिए तो बेशकीमती दुर्लभ खनिज अमेरिका को देने होंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि डील का फ्रेमवर्क रेडी है, लेकिन अब तक सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिली है। Зустріч, передусім, вибачте, трішки головне для мене було, що ми не є боржниками, і незважаючи, що де звучить в медіа,
в угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100 мільярдів, тому що це було би. जेलेंस्की के अमेरिका दौरे से ठीक पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को नेटो के बारे में भूल जाना चाहिए। मैं यूक्रेन को कोई सुरक्षा गारंटी नहीं देने वाला हूं, हम यूरोप से ऐसा करवाएंगे। I don't want to tell right now, but I can tell you that NATO you can forget about. I think that's probably the reason the whole thing started. And I think, JD, we can say that. Do you have a statement on that? You've been very much involved. I gave him the beauty. साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन के फाइटर्स का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे हथियारों के बिना ये जंग संभव नहीं थी। And the reason that Ukraine, and I have great respect for the Ukraine as fighters, they have great fighters, but without our equipment, that war would have been over, like people said, in a very short period of time. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप करीब एक महीने से यूक्रेन पर बेशकीमती खनिज देने के लिए दबाव बना रहे थे। उन्होंने ऐसा न करने पर जेलेंस्की को धमकी भी दी थी। दरअसल यूक्रेन के पास जो खनिज भंडार है वो दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व का 5% है। यूक्रेन के पास टाइटेनियम है जो एरोस्पेस और सैन्य उपकरणों के लिए जरूरी है। लिथियम ईवी गाड़ियों की बैटरियों के लिए जरूरी है। ग्रेफाइट ईवी बैटरी और परमाणु रिएक्टर के लिए अहम है, और यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के लिए बेहद अहम है। डोनाल्ड ट्रंप इस डील के लिए चीन पर भी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। अभी अमेरिका दुर्लभ खनिजों के लिए चीन पर निर्भर है और ट्रंप इसे बदलना चाहते हैं। इस डील में एक समस्या ये भी है कि यूक्रेन के कुल खनिज भंडार का 53% हिस्सा उन इलाकों में है जिन पर रूस का कब्जा है। ट्रंप इस चुनौती से कैसे निपटेंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकता पाने की चाह रखने वालों के लिए गोल्ड वीजा स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। इसके जरिए 44 करोड़ रुपए का भुगतान करके आप अमेरिकी नागरिकता हासिल कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की यह योजना भारतीय प्रवासियों के लिए महंगी पड़ सकती है। 44 करोड़ रुपए सिर्फ सुपर रिच और बिजनेस टाइकून ही दे पाएंगे। ऐसे में उन भारतीय प्रोफेशनल्स की मुश्किल बढ़ेगी जो लंबे समय से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन के मुताबिक करीब 10 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड के इंतजार में हैं इस वक्त। तो क्या असर पड़ेगा भारतीयों पर? हमारे साथ डॉक्टर भरत बरई जुड़ गए हैं जो चेयरमैन हैं यूएस भारत कम्युनिटी फाउंडेशन के। तो डॉक्टर भरत बरई, आपको क्या लगता है 44 करोड़ रुपए दें और अमेरिकी नागरिकता हासिल करें, इसका असर किन भारतीयों पर पड़ेगा, कैसे? ऐसा है, कभी भारतीय लोग होते हैं जिसके पास पैसा है, उनको भारत देश से निकलना है और प्रदेश में जाकर वहाँ की सिटीजनशिप लेनी है। तो ये नया ट्रंप ले आए हैं। अभी तक EB-5 वीज़ा था, तो EB-5 वीज़ा में ऐसा था, अमाउंट कम था, $500,000 to $1 million, लेकिन आपको 10 जॉब अमेरिका में क्रिएट करनी थी। अब ये ट्रंप जो नया प्रपोजल लाए हैं उसमें $5 मिलियन आपको इन्वेस्टमेंट करना तो है। काफी डिफरेंस है। मैं दर्शकों के लिए बता दूं एक बार फिर से कि पहले आप $1 मिलियन देते थे वो EB-5 में, अभी आप $5 मिलियन देंगे, तो इतना $4 मिलियन का गैप है। तो सुपर रिच जो हैं वो ही जा पाएंगे, लेकिन ये EB-5 रहेगा क्या या नहीं, ये ऐसा खत्म कर दिया जाएगा? लेकिन इसमें ऐसा है कि उनको इन्वेस्टमेंट करना है और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ले सकते हैं और शेयर ले सकते हैं। उनको जॉब क्रिएट करने का कोई ऐसा है नहीं कि तो आपको 10 लोगों को जॉब देना होगा। और पहले उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा सीधा और बाद वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे। जी जी। अब ये देखने का है कि कितने लोग उसमें जाएंगे, क्योंकि उनको पैसा, व्हाइट पैसा बनाना देगा। डॉक्टर बरई, क्या इसके ऊपर कोई क्लैरिटी है कि EB-5 वीजा रहेगा इसके साथ साथ या खत्म कर दिया जाएगा? उन्होंने ऐसा बताया है कि वो EB-5 वीजा खत्म कर देंगे, लेकिन EB-5 वीजा तो कांग्रेशनल एक्शन से होता है, तो ऐसा कर सकते हैं कि वो सस्पेंड कर सकते हैं। ये जो गोल्ड वीजा की बात कर रहे हैं, ट्रंप ऐसा बताते हैं कि उसको कांग्रेशनल एक्शन की जरूरत नहीं है जी। तो ये तो लीगल थोड़ा आएगा जी बिल्कुल। तो
जी, एक सवाल, जो लोग ग्रीन कार्ड के इंतजार में हैं, भारतीय जो वहां रहते हैं, एक लाखों की संख्या है, वेट लिस्ट है, उस पर क्या असर पड़ता दिख रहा है आपको? मेरा ख्याल है कि लिमिटेड नंबर लोगों, देखो ईबी वीसा में भी 200 2024 में करीब 700 या 800 लोगों को ही मिला था। जी। तो ईबी वीसा तो है, लेकिन इतने साल से 800 1000 पर ईयर इतने लोग उसका लाभ करते हैं, तो 5 मिलियन तो बहुत ज्यादा है अमाउंट, लेकिन उसमें कोई जॉब क्रिएशन का नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि करीब 250 से 500 लोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। दूसरे चीन के लोग आएंगे, क्योंकि चीन के लोग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो वहां से अभी तक कनाडा में बहुत जाते हैं पैसा जी लगाकर। जी जी। अब यहाँ $5 मिलियन फिक्स है और कोई जॉब क्रिएशन नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि चीन के लोग भी आएंगे। ठीक है। लेकिन उसमें तो आपने अमेरिका को सस्पिशन होगा कि उसमें चीन वाले अपने जासूसों को भी ठीक है, भेज तो देंगे आप जैसा $5 मिलियन देकर। हाँ, तो आप जैसे कह रहे हैं कि ये इसमें ये भी खतरा हो सकता है कि कहीं चीन अपने जासूस ना भेजे, लेकिन $5 बिलियन का ऑफर रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि दें और आप सिटीजनशिप ले सकते हैं अमेरिका की। बहुत कम लोग ही ये इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब सवाल है कि किस तरह का असर पड़ेगा उन लोगों पर भी जो ग्रीन कार्ड के इंतजार में हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम NDTV दुनिया में। शुक्रिया आपका डॉक्टर भारत बरई, और ब्रेक के बाद लौटते हैं तो देखेंगे हम खबरें कुछ और दुनिया के कोने कोने से। आप देख रहे हैं NDTV दुनिया। आइए अब देखते हैं खबरें दुनिया के कोने कोने से। महाराष्ट्र के सतारा जिले की रहने वाली 35 साल की नीलम शिंदे अमेरिका में सड़क हादसे का शिकार हो गई। कैलिफोर्निया में एक कार ने उन्हें टक्कर मारी, उसके चलते वो कोमा में है। हादसे के बाद से नीलम का परिवार अमेरिका का वीज़ा हासिल करने की कोशिश में है, जो अब तक नहीं मिल पाया। विदेश मंत्रालय के दखल के बाद नीलम शिंदे के माता पिता को अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार सुबह इंटरव्यू के लिए बुलाया है। नीलम शिंदे की हालत नाजुक है और परिवार को जल्द पहुंचने की ज़रूरत है। और इजरायल ने फ़िलिस्तीन के कई कैदियों को रिहा कर दिया है। फ़िलिस्तीनी कैदी वेस्ट बैंक में जैसे ही अपने लोगों से मिले, अपने आंसू नहीं रोक पाए। कई कैदी 20 साल से इजरायल की जेल में बंद थे। इससे पहले इजरायल ने 600 फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में देर की थी, जिसे हमास ने समझौते का उल्लंघन करार दिया था। और बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाले आंदोलनकारी छात्र अब नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। शुक्रवार को इस पार्टी का ऐलान किया जाएगा। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में शामिल छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने भी पद से इस्तीफा दे दिया है। वो नई पार्टी के साथ जुड़ेंगे। पार्टी के लिए बनाई गई समिति ने कहा कि विद्रोह के बाद बांग्लादेश में नई आशाएं और आकांक्षाएं पैदा हुई। इन्हीं उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए छात्रों ने एक नया राजनीतिक दल बनाने की पहल की है। और मशहूर एक्टर, 2 ऑस्कर और 4 गोल्डन ग्लोब विजेता हॉलीवुड अभिनेता जीन हैकमैन का निधन हो गया है। उनके साथ उनकी पत्नी और पालतू कुत्ते का शव न्यू मैक्सिको स्थित उनके घर में मिले। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। और आइए अब देखते हैं आज का वीडियो। न्यूयॉर्क में ढह गया है एक फायर हाउस। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क की, जहां पर एक फायर हाउस ढह गया है। फायर हाउस भारी बर्फबारी की वजह से ढह गया और ये हादसे की जो तस्वीर है, जो वीडियो है, वो सामने आई है। NDTV दुनिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।